नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी के दामन पर खुद दाग लगे हो तो क्या फिर उसे दूसरों को दागी कहना चाहिए, भ्रष्ट कहना चाहिए? अब अडानी कांड के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। अपनी तरफ या अपने लोगों की तरफ ना झांक कर वो सामने वालों को कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको मैं जेल भेज कर ही मानूंगा। यानी समूचे विपक्ष के हर बड़े नेता को वो जेल भेजना चाहते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी ही गलती है जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने की थी। अब आज का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि अडानी कांड के बाद जिस तरह मोदी खुद भ्रष्टाचार के धुएं में गिरते जा रहे हैं, या उनके नीचे कई ऐसे नेता हैं उनकी पार्टी में, मुख्यमंत्री स्तर के, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं जो मोदी जी को नहीं दिख रहे। और ऐसी स्थिति में ये जो उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है उनके राजनीतिक कैरियर की, जहां वो 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये लड़ाई कितनी वाजिब है, कितनी सच्ची है, और क्या वाकई एक तरफा है, जहां एक तरफ आंखें बंद हैं और दूसरी तरफ तलवार है जो दुश्मनों के सर पर लटक रही है। कभी कभी बीजेपी की मीटिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उनके स्टेज पे चारों ओर कर्नाटक के 40% वाले नेता खड़े रहते हैं। That's the trouble। आधी लाइन सुनी थी देश ने, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सब कुछ अदानी को खिला दूंगा। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या विरोधाभास दिखता है आपको? क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचारियों की बीजेपी में भी कमी नहीं। देखिए दीपक भाई, ये सीधा है, चोर 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 करके चिल्ला रहा है, चोर के पीछे लोग लगे हैं और वो खुद ही चोर चोर करके हुए लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। लोग समझ भी नहीं आ रहे, लोग इनके पीछे चोर समझ के लगे हैं या ये खुद चोर के पीछे लगे। अब दोस्तों, विपक्ष के ज्यादातर नेताओं का कहना है, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, कि मोदी जी एक बार अपने गरेबान में तो झांक कर देख लीजिए, अपनी पार्टी के गरेबान में तो झांक कर देख लीजिए कि वहाँ कितने दागदार हैं और कितने बेदाग हैं, उन पर भी तो कार्रवाई करिए। परिवारवादियों को जेल भेजिए, हमको जेल भेजिए, चोर को चोर कहने पर जेल भेज दीजिए, लेकिन अपनी तरफ भी तो देखिए। लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, इस बार कार्रवाई तो करके ही रहूंगा, जेल भेज के ही रहूंगा। और शायद 2024 का जो एजेंडा है मोदी वर्सेस करप्ट, वो मोदी ही तय कर रहे हैं इस बार। सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। अब दोस्तों, चाहे मोदी जी हों या फिर उनके चाणक्य हों, ये दोनों लोग आज की मौजूदा सियासत में, ये दोनों लोग यूं ही कुछ नहीं बोलते, यूं ही कुछ नहीं कहते, यूं ही कुछ नहीं करते। जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे 100% एक सियासी सोच होती है, एक राजनीतिक सोच होती है, एक मकसद होता है, एक रणनीति होती है, और अक्सर वो फोकस रहती है चुनाव जीतने पर। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात हो रही है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा, सबको जेल भेजूंगा, जितने भी परिवारवादी हैं, ये जो बार बार वो कैमरे पर हर जगह कह रहे हैं आजकल या कुछ दिनों से, उसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो 2024 का फाइनल है, जहां मोदी जी के पास बहुत कुछ कहने को नहीं है। हालांकि इसको मैं डिकोड करूंगा आगे टाइगर के साथ और अभिषेक के साथ, लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, फैक्ट्स रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज़ की जो लड़ाई है, उसमें जो टारगेट है, आप कह सकते हैं जो एरिया है, जो ईयर मार्क कर रखा है मोदी और अमित शाह ने, उसमें बिहार है, उसमें महाराष्ट्र है। बिहार में 40 सीटें जो फंसी हुई हैं, जो बीजेपी की झोली से निकल गई हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें जो फंसी हुई हैं बीजेपी की। बंगाल भी है, और कहीं ना कहीं जहन में उत्तर प्रदेश भी। अब जो भी पार्टियां हैं, किसी ना किसी पे कुछ केस तो हैं, कुछ केस थे, कुछ केस बनाए गए, और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की मेहरबानी। तो पहला जो टारगेट है वो तेजस्वी है, उस पर मैं बात करूंगा आगे कि तेजस्वी को जेल क्यों भेजना चाहते हैं, बिहार को डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद केजरीवाल है,
एक ऐसी पार्टी जो धीरे धीरे इमर्ज कर रही थी, जिसके फुटप्रिंट्स हमने दिल्ली में देखे, फिर पंजाब में देखे, फिर गुजरात में देखे, हरियाणा में भी हैं, राजस्थान में भी, और कहीं ना कहीं मोदी की घेराबंदी हो रही है, बातों से भी, वोटों से भी, सीटों से भी। आम आदमी पार्टी से परेशान, इसलिए नंबर केजरीवाल का भी है। कविता, केसीआर की बेटी कविता जो हैं, अब इन पर निशाना इसलिए क्योंकि सबसे पैसे वाले आज की तारीख में अगर कोई मुख्यमंत्री हैं जो दिल खोल के विपक्षी नेताओं को पैसा देते हैं, बांटते हैं, चंदा देते हैं, वो केसीआर साहब हैं। तो इनकी बेटी को टारगेट किया जा रहा है, लिकर स्कैम में घेराबंदी हुई, जेल भेजा जा सकता है। अभिषेक बनर्जी, जिसको लेकर ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है, फिर राहुल गांधी और गांधी परिवार और ठाकरे परिवार तो निशाने पर है ही। असली निशाने पे तो ये तो परिवार है, क्योंकि इनसे नुकसान बहुत हो रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी के पीछे सोच ये कि एक बार अगर टॉप लीडरशिप को जेल भेज दिया तो उस पार्टी को डिस्टर्ब किया जा सकता है, उस पार्टी की जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है उसको तोड़ा जा सकता है, ध्वस्त किया जाता है। और जब पैसे ही नहीं होंगे, जब संगठन ही पूरी तरह से उसको ध्वस्त करने की कोशिश होगी आने वाले 7-8 महीनों में, तो जाहिर तौर पर चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। और इसे मोदी कह रहे हैं एडवांटेज बीजेपी। अब भ्रष्टाचार पर दोस्तों कार्रवाई करना बिल्कुल भी गलत नहीं। अगर देश में भ्रष्ट नेता हैं, देश में भ्रष्ट नौकरशाही है, रिश्वतखोर है, लूट रहे हैं कहीं ना कहीं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसमें पैमाना एक होना चाहिए, पैमाइश एक होनी चाहिए। ये नहीं कि जो अमित शाह और मोदी की नज़र में भ्रष्टाचारी हैं वही देश की नज़र में भी भ्रष्टाचारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पैमाने क्यों एक नहीं है, इसका सबसे बड़ा जो मिसाल है वो है कि मोदी की इस एंटी करप्शन ड्राइव में, कैंपेन में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज की तारीख में अगर आप किसी दागी मुख्यमंत्री की बात करेंगे, चाहे आप कांग्रेस से पूछ लीजिए, चाहे आप बीजेपी में भी इनसाइडर से पूछ लीजिए, और बीजेपी ने खुद टारगेट किया था जिसको, वो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो आज की तारीख में सबसे करीबी हैं मोदी जी और अमित शाह के। अब इन पर तो बुकलेट लेके आए थे, बीजेपी बुकलेट लाई थी करप्शन की। शायद ये पहले शख्स होंगे जिन पर करप्शन की बुकलेट आई है। अब हेमंत बिस्व शर्मा भले ही आज की तारीख में अपने को बेदाग कहें, लेकिन हकीकत ये है कि आरोपों से घिरे हुए, लेकिन इनकी तरफ निगाह नहीं करते। एक और आप देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब कर्नाटक के। अब इनके लिए मैं क्या कहूँ, अब इनकी जो तस्वीरें हैं बोम्मई साहब की, वो तो आप बेंगलोर के शहर में देख सकते हैं, पोस्टर बने हैं, सीएम नहीं पेसीएम कहते हैं, तो इसलिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जिनको पेसीएम का तमगा दे दिया गया उसके बारे में क्या कहना। उसके बाद महाराष्ट्र शिंदे ग्रुप। अब शिंदे ग्रुप में ज़्यादातर जो नेता हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से ही त्रस्त हैं, और वो जब से बीजेपी में आए हैं या बीजेपी के साथ आए हैं तब से सारी फाइलें बंद कर दी गई हैं मोदी जी ने। तो वहाँ कोई एक्शन नहीं, शिंदे ग्रुप पर एक्शन नहीं है, बोम्मई पर कोई एक्शन नहीं है, हेमंत बिस्व शर्मा को एकदम क्लीन चिट दी है, पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया अमित शाह ने और मोदी ने। उनकी पुरानी जितनी भी शीट थी सब गायब हो चुकी है आज की तारीख में। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्शन है ये वन साइडेड है, मोदी जी का एक तरफा प्यार है, या आप यूं कह सकते हैं एक तरफा नफरत है। अब ये जो मोदी जी की पॉलिसी है कि अपनों पर करम और गैरों पर सितम, यानी जो गैर भाजपा का नेता है उसको जेल जाना है। अब जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कैमरे पर, और अगर वैसे ही अगर हम और आप कल्पना करें तो आने वाले 5-6 महीनों में देश का हर बड़ा नेता जो किसी न किसी अपोजिशन पार्टी का या गैर भाजपा पार्टी का है वो जेल में होगा। कोई हैदराबाद के जेल में होगा, कोई पटना के जेल में होगा, कोई दिल्ली के जेल में होगा, कोई मुंबई के जेल में होगा, कोई लखनऊ के जेल में भी जा सकता है, और कलकत्ता के जेल में भी होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या मोदी वही गलती कर रहे हैं जो गलती कभी आज से कुछ दशक पहले इंदिरा गांधी ने की थी, वन साइडेड, और पूरी तरह से अपोजिशन को क्रश कर देना, तहस नहस कर देना, और उसका जो जनता में असर हुआ वो सबने देखा इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ। तो क्या कोई गलती करने जा रहे हैं या फिर मोदी की ये मजबूरी है, उसके पीछे सोच क्या? मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है 24 के इलेक्शन को लेकर, और मुझे लगता है कि इसको डिकोड करना चाहिए, इसकी तह में जाना चाहिए, और उसके लिए एक बेखौफ आदमी चाहिए,
और वो टाइगर है, और आज उनके साथ अभिषेक भी हैं। तो मुझे लगता है वक्त नहीं लेना चाहिए, सीधे चलते हैं इस पूरे इशू को, इस बड़े सवाल को कि क्या मोदी इंदिरा गांधी के नक्शे कदम है, क्या वाकई वो डिक्टेटर हो गए हैं या होने जा रहे हैं। चलते हैं सीधे टाइगर के पास और अभिषेक के पास। दिया है पहला सवाल मेरा जो है वो टाइगर से ही है, और टाइगर जो बड़ी बात सामने आ रही है कि मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से मोदी जी ने सिर्फ एक रट लगा रखी है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई ये बंद नहीं होगी चाहे कुछ हो जाए। मैंने संकल्प कर लिया है और जो भी परिवारवादी हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है ये जेल जाएंगे, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। और ये बार बार कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को एक तलवार बना लिया है, ढाल बना लिया है, 2024 का एजेंडा वो भ्रष्टाचार पे सेट कर रहे हैं, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या विरोधाभास दिखता है आपको? क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचारियों की बीजेपी में भी कमी नहीं। देखिए दीपक भाई, ये सीधा है, चोर 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 करके चिल्ला रहा है, चोर के पीछे लोग लगे हैं और वो खुद ही चोर चोर करके हुए लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। लोग समझ भी नहीं आ रहे, लोग इनके पीछे चोर समझ के लगे हैं या ये खुद चोर के पीछे लगे। भ्रष्टाचार से अभी सत्यपाल मलिक का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि इनको भ्रष्टाचार से परहेज नहीं, लेकिन मलिक साहब के कहने के पहले से 2014 से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि विपक्ष में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन किया, जिनकी वजह से विधानसभा के सत्र नहीं चले, जिनके इस्तीफे को मांग लेके पूरा राज्य आंदोलित किया, वो सारे भ्रष्टाचारी अब बीजेपी में आए हुए हैं, मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छे ओहदे पे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष के भ्रष्टाचार से लेना देना है। वो जैसा ही भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में आ जाता है, वो सदाचारी हो जाता है और वो भ्रष्टाचार राष्ट्र प्रेम हो जाता है, राष्ट्र कार्य हो जाता है। अभी कर्नाटक में वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हास्यास्पद लगता है। कर्नाटक की पूरी सरकार 40% के टैक्स से जूझ रही है। कर्नाटक में मंत्रियों की इस्तीफे हुए हैं। ईश्वरप्पा जो उनका अभी के स्टार कैंपेनर है, उसका इस्तीफा हुआ है क्योंकि एक पाटिल नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने 40% की रिश्वत मांगने के चक्कर में हत्या कर दी और उसने कहा कि बेलगांव और बाकी जगह के कई लोगों के बिल पट रखे हुए हैं। उसके बाद एक विधायक के बेटे पे 40 लाख रुपए लेते हुए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसके घर पे 8 करोड़ मिले। उसके बाद उस विधायक पे क्या एक्शन हुई? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बता दिया, कच्चा चिट्ठा नंगा कर दिया अडानी सेठ को, लेकिन उसके ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। इसके पहले डिग्री भी है। जो रैफल के मामले में जो बात हुई, रैफल के मामले में इन्होंने इशू उठाया, कीमत हमने की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रैफल की कीमत तय करना हमारा काम नहीं है, लेकिन पूरा देश जानता है कि HAL ये भारत की अपनी एक एविएशन कंपनी है जिसपे भारत वर्ष गर्व करता है। आज हम उनके बनाए हुए प्लेन को एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। उस कंपनी की जगह अनिल अंबानी, जिसने कभी डिफेंस का डी नहीं देखा और उसका प्लेन का मतलब मात्र प्लेन में बैठने से था, उसको रैफल्स का ऑफसेट डील दिलवाते हैं। वो कहते कि कंपनी ने किया और ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। ये विश्वगुरु है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवालिया कंपनी को रैफल का काम मिलता है और ये चुप रहते हैं। क्या कंसिडरेशन था भाई? क्या ऐसा अनिल अंबानी कर दिया था कि ये चुप रहे? ऐसे कई इनके रेले हैं। अभी इनका एक सांसद जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना हुआ है, बृजभूषण शरण सिंह, उसके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ा कि भाई FIR क्यों नहीं करी, नोटिस दी। लेकिन खिलाड़ी जो लोग गोल्ड मेडल लेके आए देश के लिए इंटरनेशनल सेमिनार इवेंट्स में, ओलंपिक जैसे इवेंट्स में जो मेडल लेके आए हैं, वो लड़कियां आज फूट फूट के रो रही है। वो प्रधानमंत्री को कह रही है, आपकी मन की बात तो 100 एपिसोड हो गए, हमारी मन की बात तो एक बार सुन लीजिएगा। हमारा शारीरिक शोषण हुआ, उसका तो न्याय कीजिएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किस लिए? ये नराधमों के सामने परोसने के लिए? सवाल ये है दीपक जी। तो ये माने तो सही भ्रष्टाचार है, इनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, विपक्ष के खिलाफ लड़ाई है। जी अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टाइगर से पूछना चाहूंगा कि बड़ा मौजूद सवाल है। जब नरेंद्र मोदी रट लगाए हैं पिछले 3 महीने से, इसका मतलब वो ऐसा करने जा रहे हैं, वो जेल भेजने जा रहे हैं, कई बड़े नेताओं को जेल भेजे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर पूरी झड़ी लगा दी इन्होंने कि पहले तेजस्वी, फिर केजरीवाल, फिर अभिषेक बनर्जी, फिर कविता, KCR की बेटी, फिर ये, फिर वो, फिर ये, अगर
अपोजिशन के नेताओं को एक एक करके जेल भेजने लगे, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, उसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो नवंबर दिसंबर तक अगर 2 दर्जन से ज्यादा नेता भेज दिए, सारी रीजनल पार्टियों के मुखिया जेल में बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि देश इनके लिए ताली बजा रहा होगा मोदी जी के लिए, या फिर देश कहीं ना कहीं मैंडेट से जवाब देगा मोदी को? मैंडेट से जवाब देगा देश मैंडेट से जवाब देता आ रहा है। एक गुजरात छोड़ा तो कहीं इनकी जीत नहीं है। हम जरूरत से ज्यादा एक मानते हैं कि ये बहुत बड़ा एक ये वो इतना नहीं, बड़ा लेकिन मोदी जी, राजनेता टाइगर मोदी जी तो ये कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार होने चाहिए और ईमानदार पत्रकारिता होनी चाहिए, और आप सब मेरा साथ दीजिए क्योंकि मैं सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। मैं देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध हूं, ये उन्होंने कहा है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो क्या आपको लगता है कि देश उनके साथ खड़ा होगा या इसका रिपरकशन होगा, और होगा तो क्यों होगा, ये मेरा सवाल है। इसका रिपल्केशन बहुत बुरी तरह से होगा, और इसका रिपल्केशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल में देखा, दिल्ली में देखा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी जो कहते हैं कि हमने जीत लिया, उसमें मार खा के जीता है इन्होंने। उसके बाद कर्नाटक के नतीजे आएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन से राज्य में इनके अपने बलबूते पे सरकार है। कहे ये जो तथाकथित ईमानदार लोग हैं वो तो जेल जा के आ चुके हैं। अरे आप किसी के इंटीरियर डेकोरेशन के पैसे नहीं देते हो, लेता इतना उत्पीड़ित करते हो क्योंकि आप प्रेस वाले हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आपके पास। आज तो आप इतरा रहे हो, लेकिन ये आपको देना होगा, इसका जवाब भी देना होगा। समय एक साल का सरीका नहीं रहता। उनको यदि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता लगते है तो उनके मायने क्या होंगे ये समझ लीजिए आप। पैर चाटने वाले, तलवे चाटने वाले, सवाल पूछने से भागने वाले यदि पत्रकार है तो हम तीनों, मैं तो आप दोनों की तरफ से भी बोलना चाहता हूं, हम तीनों पत्रकार नहीं है। नहीं चाहिए हमको ये पत्रकारिता का तगमा। यदि ये पत्रकार है तो ये चाटुकार ये कहां से पत्रकार हो सकते हैं? इनके अपने साम्राज्य हजार सैकड़ों करोड़ के कैसे खड़े हो गए बताइए जरा लोगों को। जी, जिनको ये लड़कियां नहीं दिखती, जिनको सत्यपाल मलिक का कोई इंटरव्यू नहीं दिखता, जिनको हिंडनबर्ग नहीं दिखता, ये अंधे पत्रकार है। और इनके आंखें जो अंधी हुई है, ये पैसे के मालामाल, जब विज्ञापन का डोज दिया जाता है तो ये अंधे हो जाते हैं। नहीं चाहिए ऐसा अंधत्व, क्योंकि पत्रकारिता करते हैं तो कोई जनता के प्रति जवाबदेही है। यही पत्रकार करके लोग इज्जत नहीं करते। अरे जो लोग इज्जत देते हैं थोड़ा सा रिटर्न देना चाहिए उनको। जी अम्मी सही कह रहे हैं आप कि चाटना और रेलवे चाटने को पत्रकारिता कहे तो मैं तो पत्रकार नहीं हूं और आप दोनों भी पत्रकार नहीं है, इसकी गवाही दे सकता हूँ। नहीं, मैं आपकी टाइगर बात समझ गया। जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, इसलिए गोदी मीडिया के जो संपादक हैं इनको हरे हरे नोट दिखते हैं। मैं आपकी बात और आपके मर्म को समझ रहा हूँ। अभिषेक के पास में जाऊंगा। अभिषेक, ऐसी खबर आ रही है और 48 घंटे से पटना का, पाटलिपुत्र का माहौल भी थोड़ा गर्म है, वहां इस तरह की चर्चा है कि तेजस्वी को जेल भेजा जा सकता है, और तेजस्वी यानी मनीष सिसोदिया के बाद अगला टारगेट तेजस्वी। अगर तेजस्वी जेल भेजे जाते हैं तो आपको क्या लगता है बिहार में प्रतिक्रिया होगी? और बिहार में जब इस तरह की अगर कार्रवाई होती है कितने बड़े पैमाने पे, तो आपको क्या लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट फिर क्या होने जा रहा है तेजस्वी अगर जेल जाते हैं तो? देखिए दीपक जी, तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो एक सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में पैदा होगी। अभी वो सत्ता में है। उनकी पत्नी एक दूधमुहे बच्चे को लेकर बिहार चुनाव में कैंपेन करेगी, बिहार की लोकसभा सीटों पर, वो भी देखने को मिलेगा आपको। जो विक्टिम कार्ड नरेंद्र मोदी अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, जितने लोग विपक्ष में जाएंगे, विपक्ष में बैठे हुए लोग भी वो इस्तेमाल करेंगे। और एक बात जो आपने कही है, मैं उस पर आना चाहता हूं। आपने कहा कि अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में जाकर के, उनके कॉन्क्लेव में जाकर के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भ्रष्टाचार का राग लापा है कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी, हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के दायरे में तो टीआरपी स्कैम भी आता है। काश प्रधानमंत्री जी के साथ न्याय और इंसाफ का ब्रांड वहां पहुंचता और उस प्रोग्राम में, उस मंच पर उसी प्रकार से, जब जिसे लाइव कैमरे के सामने एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक जो सजायाफ्ता है, उनकी हत्या हो जाती है, उसी अंदाज में उनको हथकड़ी लगा देता तो इस देश के प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग भी होती कि क्या वाकई इस देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले हैं। सबको लगता कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कार्रवाई करने आए हैं। इंसाफ का ब्रांड उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। इंसाफ का ब्रांड पेसीएम के यहाँ भी जानी चाहिए।
इंसाफ का ब्रांड उन नेता के खिलाफ भी इस्तेमाल होना चाहिए जिनको संतोष हेगड़े, लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने करप्शन के दायरे के भीतर माना था, उनकी कुर्सी चली गई थी। व्यापम के ऊपर भी होना चाहिए, दिलीप बिल्डकॉन से रिश्ता रखने वाले लोगों के ऊपर भी होना चाहिए। सिर्फ मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी, कविता, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, इन सब लोगों पर ही क्यों हो? और आप एक बड़ा अजीब देखेंगे, मैं आपको याद दिला दूं, वॉशिंग मशीन में धुल गए थे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने एक नेता गए थे, पूर्व रेल मंत्री। जैसे ही वो उनको एक्विटल मिला, वो वापस टीएमसी में आ गए। और उसके बाद चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, जिनके यहाँ सीबीआई पहुंची थी शारदा चिट फंड के मामले में, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे, जिनके ऊपर 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप खुद भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने लगाया था, वो बीजेपी में आ गए। ससम्मान वो राज्यसभा में है, केंद्र में मंत्री है। इनके भ्रष्टाचार पे कब कार्रवाई होगी, ये देश पूछ रहा है। सृजन घोटाला बिहार में वित्त मंत्रालय के अधीन हुआ। वित्त मंत्रालय नीतीश कुमार की सरकार के वित्त मंत्री सुशील मोदी के पास अधिकतम समय तक रहा। वो सीबीआई को बिहार सरकार ने कब का वो मामला स्वेच्छा से सौंप दिया, उस पे कार्रवाई कब होगी? सिर्फ तेजस्वी यादव पे कार्रवाई होगी, ये लोग जानते हैं। अब और भ्रष्टाचार के ऊपर देखिए, कार्रवाई के पीछे एक नैतिक बल होता है। 12.5 साल के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा उदाहरण आप बता दीजिए कि गुजरात में उन्होंने अपने 12.5 साल के किसी भी कथित भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई की हो, या उनके पहले के भाजपा के मुख्यमंत्री हो केशुभाई पटेल और सुरेश मेहता के कार्यकाल के किसी भ्रष्टाचार पे उन्होंने पकड़ के। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप साफ बोलिए अभिषेक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर बोलना अब मोदी को सूट नहीं करता? निश्चित तौर पे नहीं करता। भ्रष्टाचार पे वही आदमी बोल सकता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के साथ हॉबनॉबिंग नहीं करता हो, जो मेहुल चौकसी को मेहुल भाई नहीं कहता हो, वही भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। नहीं तो फिर यूएसपी क्या है मोदी जी का? जो मोदी जी गद्दी पे चिपके हुए बैठे हैं, तो फिर कुछ तो यूएसपी होगा। आप कह रहे भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते, तो मोदी किस पर बोल सकते हैं फिर? अब वो तो उनको खुद तय करना है। 9 सालों से तो किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे, अमृत काल में लेकर 2022 तक देश की सारी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। अब उनके पास बचा क्या है? बेरोजगारी 5 दशकों के उच्चतम स्तर पर, असंगठित क्षेत्र। मैं आऊंगा अभिषेक, आऊंगा एक बड़ा सवाल आपने यहाँ पर किया है कि भ्रष्टाचार मोदी के लिए सूट नहीं करता, यानी भ्रष्टाचार पर बोलना मोदी को शोभा नहीं देता, ये मानना है अभिषेक का। इस पर क्या कहेंगे आप टाइगर? नहीं, नैतिक बल नहीं है, नैतिकता ही नहीं है। भ्रष्टाचार का बात उनके मुंह से बहुत हास्यास्पद लगती है। जो खुद भ्रष्टाचार में गिरे हो, आप भ्रष्टाचार ना करो, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों को गले लगाते हो, भ्रष्टाचार करने वालों को प्रोत्साहित करते हो, भ्रष्टाचार करने वालों को आपके मंत्रिमंडल में जगह देते हो, भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर पर्दा डालते हो, तो आप उतने ही बड़े भ्रष्टाचारी हो, आप उनके गॉडफादर हो। तो भ्रष्टाचार के गॉडफादर को भ्रष्टाचार की बात करना शोभा नहीं। मोदी जी के जो समर्थक है वो तो ये कहते हैं, मैं देख रहा था एक पत्रकार का इंटरव्यू, वो तो कह रहे थे कि मोदी जी बटुआ तक लेके अपनी जेब में नहीं चलते, पैसे को छूते तक नहीं है। उनको तो ये भी पता नहीं कितनी तनख्वाह उनके पास जाती है, और जो तनख्वाह आती है वो तो बांट देते हैं। तो मोदी जी तो पैसा, मतलब जो नोट है उसको छूते नहीं है। आप कह रहे हैं कि साहब वो भ्रष्टाचार तो बोल नहीं सकते। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, मैंने बोला गॉडफादर है वो। नहीं, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने तो नारायण राणे के गॉडफादर है। नहीं दीपक भाई, फिर मैं कहता हूं आपको, भ्रष्टाचार करने के मायने हाथ से नोट गिनना नहीं होता। ऐसे कई भ्रष्टाचारियों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने नोट को कभी हाथ भी नहीं लगाया, उनका तो हवाला से पैसा बाहर चला जाता है। कौन नोट को हाथ लगाता है आज के डेट में? डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, चली गई, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, हवाला से हो रहा है, डायमंड में हो रहा है। चौकसे वाला क्या खेल था? हांगकांग में हमारा जो डायमंड एक्सपोर्ट होता है उसके पीछे क्या खेल है? क्या लोग जानते नहीं कि हम सब लोग मूर्ख है? इतने साल से, 30 साल से हम ये सारा स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप भ्रष्टाचार की, मैंने सही कहा अभिषेक, कि आप ये तमाम भ्रष्टाचारियों के जिनके नाम लिए यदि उनको खड़ा नहीं करते, वो बोलते कि नारायण राणे को मैं कैबिनेट में नहीं ले सकता। भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का उस पर आरोप लगाया, हमारे लोगों ने लगाया, मैं कैसा ले सकता हूँ? तो समझ में आता है। लेकिन क्योंकि उसने भगवा पहन लिया तो उस पर चद्दर डल गई। हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। नहीं, तो ये क्या है? मैं आपको दूसरा एक मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ। ये भ्रष्टाचार की विरोधी लड़ाई नहीं है,
ये विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में लाने की लड़ाई। उनको डराओ, धमकाओ, फिर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। फिर आपको लगता है कि ये विपक्ष का बड़ा एक बड़ा मासा, जिसको मछली हमारे हाथ में लग गई। अब वो मछली बासी है, खाने लायक है, नहीं खाने लायक है, कोई नहीं दिखता। वो भ्रष्ट है, कुछ है, कोई नहीं दिखता। ऐसे हर राज्य में आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे। अरे महाराष्ट्र के तो एक विधायक ने बोल दिया, खुलेआम बोल दिया पब्लिकली कि मैं तो चैन की नींद सोता हूं रोज, ना ईडी का डर है ना सीबी का डर है, मैंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई कहां से हो गई? उनको राहुल गांधी जिस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे उस दिन राहुल गांधी सबसे अच्छे होंगे। उनको तमाम तेजस्वी यादव कल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छे होंगे। जिस अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचित घोटाला का केस लगाया और चक्की पिसिंग एंड पिसिंग बोला फडणवीस ने, एक बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट लेके गए थे औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच पे, उसके साथ सरकार बनाई। अजीत पवार चक्की पिसिंग, देवेंद्र फडणवीस आटा खाई। क्या बात है, क्या प्रेम मोहब्बत उमड़ रही थी। आज भी अजीत पवार जाए तो पलके बिछा के स्वागत करेंगे। कहा गया वो भ्रष्टाचार? या तो फिर आपने बदनाम किया अजीत पवार को, आप जो आपको अभी इसको फिर लगे। टाइगर फिर इसको क्या माने? ये जो भ्रष्टाचार पे जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं मोदी जी, और बार बार कह रहे हैं स्ट्राइक, शब्दों के उच्चारण से उसके कृति का पीछे बैकअप चाहिए। उन लोगों का क्या जो तुम्हारे पास आके भ्रष्ट लोग जो सही होते हैं उसका क्या है? गडकरी जी ने तो एक बार बोल ही दिया था कि बीजेपी गंगा है, अब नहा ले तो पाप धुल जाते हैं जी। तो अपने आप को गंगा कहो, अपने आप को जमुना कहो, अपने आप को कृष्णा कहो, गोदावरी कहो, कौन रोकने वाला है आपको? लेकिन जनता समझती है इस बात को। क्या कर्नाटक की जनता जो भ्रष्टाचार के 5 साल के प्रकोप से जूझ रही थी, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, हास्यास्पद नहीं लगता होगा उनको? हंसते नहीं होंगे लोग? लेकिन इनको कहे कौन? क्योंकि वहां पे तो अंधभक्तों की फौज है। उनको लगता है साहब जो कहते हैं उसको बिल्कुल वही मानना पड़ेगा। बीजेपी वाले भी हंसते पीछे कि अरे ये जो हमारे यहाँ भ्रष्ट आए इनका क्या करना, किस मुंह से बोलना। मतलब इनका बोलने का तरीका देखिए कितना हास्यास्पद है। अभी अमित शाह जी एक दिन पहले बोल गए कि कांग्रेस दिवालिया घोषित हो गई है, उनको चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के नेता चाहिए। देखिए ये हालत है कांग्रेस की। अरे बाबा, जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रहे हो वो सरकार ही इन कांग्रेसी और सब जनता दल सब एस की बदौलत बनी है। ये तो पहले से दिवालिया घोषित हो गए हो आप 5 साल पहले। आने वाला मध्य प्रदेश में आप दिवालिया घोषित हो गए हो, आप गोवा में दिवालिया घोषित हो गए हो, आप हरियाणा में दिवालिया घोषित हो गए हो, आप जम्मू कश्मीर में दिवालिया घोषित हो गए हो, आप आसाम में दिवालिया घोषित हो गए हो, आप तो हर राज्य में दिवालिया घोषित हो गए हो जो दूसरे पार्टी के लोगों के भरोसे सरकार बनानी पड़ रही है जी। ये बोलते समय इनको भान नहीं रहता कि अरे ये पाप हम इतने सालों से कर रहे हैं, दूसरे के करने पे कैसा पाप बोले। जनता इतनी मूर्ख ऐसा लगता है आपको दीपक जी? जनता को समझता नहीं होगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि शेट्टार साहब ने पीठ में छुरा घोंपा है। जब स्मृति जी ये कह रही थी तो कई लोग ठहाके लगा रहे थे, क्योंकि यही स्मृति ईरानी है जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गोधरा हत्याकांड को लेकर धरने पे बैठी थी। ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं कहा होगा। आज मोदी मोदी कह रही है तो तब आपने किसके पीठ में छुरा घोंप के उधर चली गई? लोग ये सोचते अरे कुछ तो कहो, आपने क्या किया, आपका इतिहास आपको खुद का तो मालूम होना चाहिए, देश का और किसी और का नहीं। आपने जो किया वो गलत किया, यदि नहीं लगता तो दूसरे ने किया तो वो गलत कैसा हो सकता है? जी। आपकी सरकार वहां कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल यस के लोगों के भरोसे थी जो टूट के आए। इसके बाद कांग्रेस के पास 2 चले गए बीजेपी के, तो वो गलत कैसे हो गए? लेकिन ये जनता को मूर्ख समझते हैं। इनको लगता है माइक हाथ में आ गया हम भगवान हो गए। जी अभिषेक, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का ये जो प्रोजेक्शन है
ये एक इलेक्शन स्टंट है, कोई विकल्प उनके पास नहीं है इस बार। तो अब वो विपक्ष को भी जेल भेजना चाहते हैं, पब्लिक को भी दिखाना चाहते हैं कि भाई करप्शन की लड़ाई मैं 2014 से जो मैंने शुरू की थी आज तक मैंने उसको जारी रखा है। क्या ये इलेक्शन स्टंट है मोदी का? दीपक जी, एक कहावत आपने सुनी होगी, हम सब ने सुनी होगी, अशोक सर ने भी सुनी होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कामों की शुरुआत अपने घर से होती है। वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के करीबियों के ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई की थी, चाहे वो बॉलीवुड के बड़े नाम रहे हो या औद्योगिक घरानों के बड़े नाम रहे हो, बच्चन बंधु रहे हो या अंबानी रहे हो, तब जाके उनकी यूएसपी बनी थी, तब उनकी बातों पर लोगों ने एतबार किया था। लेकिन क्या भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री करे, लोग आपको लगता है कि इस बात पे भरोसा करेंगे? वो वीडियो हम सबने देखा है, मेहुल भाई वाला, उस प्लेन पर चढ़ते हुए हम सब लोगों ने देखा है, जो एक उद्योगपति का था जिनकी संपत्ति 39,000 करोड़ थी और 8 साल में उनकी संपत्ति 11 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है। वो सबने देखा है। 4G का लाइसेंस इस देश में एक अनजान सी कंपनी जो इस देश के बड़े उद्योगपति की थी, उस बाकी कंपनियों से 9 महीने पहले दिया गया। वो भी हम सबने देखा है। उस कंपनी ने फ्री में 1 साल तक लोगों को बात करवाया। बाकी कंपनियों का, इंक्लूडिंग सरकारी कंपनी BSNL, सबका भट्टा बैठ गया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये चैरिटेबल वर्क? अब किसे भ्रष्टाचार आप मानेंगे, ये बताइए ना। भ्रष्टाचार के दायरे में किसे लाया जाए? पीएम केयर फंड को क्या मानेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, पब्लिक सेक्टर की यूनिट के लगभग 2900 करोड़ रुपए गए, वो कहां गए? CAG उनकी जांच नहीं कर सकता। अरे भाई, जब भ्रष्टाचार नहीं है तो CAG जांच करेगी तो दिक्कत क्या है? हमारे घर अगर खाते नोटिस आया ED का, इनकम टैक्स का, तो हम क्या करेंगे? हाँ भाई आइए आप चेक कर लीजिए। हमारी कोई प्रॉपर्टी, आपकी कोई प्रॉपर्टी बताए कि आपकी यहाँ प्रॉपर्टी है, साबित कीजिए, तो उल्टा हमारे जैसे लोग कोर्ट में जाएंगे, भाई कहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, चलो हमें कब्जा दिलाओ। नोटिस आया, मेरे पिताजी अब जीवित नहीं है, मुझे नहीं पता उन्होंने कहीं कभी खरीदी होगी, चलो मुझे कब्जा दिलाओ, इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। ED वालों को, CBI वालों को पता है जी, इसके लिए तो नहीं जाएंगे। समय थोड़ा कम है। अंतिम सवाल टाइगर से मैं करूंगा, अंतिम सवाल, और संक्षेप में मैं उनसे जवाब की अपेक्षा कर रहा हूं। टाइगर, आपको लगता है कि अडानी कांड के बाद जिस तरह से छींटे लगी और भ्रष्टाचार के धुएं ने मोदी को खुद घेर लिया, अडानी कांड के बाद मोदी को ये रियलाइज होना कि अरे भाई अब तो भ्रष्टाचार की लड़ाई हमें लड़नी शुरू करनी चाहिए। अडानी कांड के बाद इतनी छींटे, इतने कीचड़ उछलने के बाद, राहुल गांधी को पार्लियामेंट में नहीं बोलने देने के बाद, अगर मोदी खुद चुप हैं अडानी पर, भ्रष्टाचार के जहां आरोप लग रहे हैं वो खुद घेर रहे हैं, अडानी कांड के बाद मोदी का भ्रष्टाचार पे हमला क्या वाकई एक गलत डिसीजन है प्रधानमंत्री का? अडानी को बचाने का डिसीजन है वो, कि आप अडानी को भ्रष्ट कहो, मैं तुम्हें भ्रष्ट कहूंगा। आप कहो JPC चाहिए, मैं कहूंगा कि तुमको जेल में डालूंगा। मेरे दामाद को कुछ मत कहो, मेरे बेटे को कुछ मत कहो, मेरे गोदी उद्योगपति को कुछ मत कहो, यही कह सकते हैं हम। संबंध बताएं, क्यों उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती, बताएं। तो जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो अपन ने बोलना शुरू कर देना चाहिए जोर जोर से कि मैं एक्शन लू रहा हूँ। इसका मतलब इस एक्सरसाइज के कोई मायने नहीं है, इसके कोई मायने नहीं थी। लोग हंसते, लोगों को सब पता है। जनता, मैंने बार बार कहता हूँ, भारतवर्ष की जनता गरीब हो सकती है, नंगी। तो क्या माने खेल खत्म हो रहा है? इस देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, इस देश की जनता मूर्ख नहीं। तो जनता आईना दिखा देती है, जनता आईना दिखा देती है। आप दोनों लोग आए और दोनों ने कोशिश करी कि मोदी की जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है इसमें कितना दम है, कितना कम है, ये आप दोनों ने कोशिश करी बताने की। और मैं सही कह रहा हूं कि जनता ही जवाब देगी कि मोदी का जो डिसीजन है कितना सही था, और खासकर अडानी कांड के बाद ये डिसीजन कितना वाजिब था, और क्या अडानी कांड के बाद उनको नैतिक अधिकार भी है भ्रष्टाचार पर बोलने का, कार्रवाई करने का, ये जनता तय करेगी। आप दोनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।